अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खान। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर में स्मोक की बिगड़ती हुई सूरत हाल और उसके असरात पर। महकमा माहौलियात ने लाहौर के शहरियों को खबरदार कर दिया है कि स्मोक के नए स्पेल का खतरा सर पर मंडला रहा है और इसके पेश नज़र रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। महकमा माहौलियात के मुताबिक आने वाले 24 घंटों के दौरान भारतीय इलाकों से स्मोक वाली हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा और ये हवाएं लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में फ़ज़ाई आलूदगी को ख़तरनाक हद तक बढ़ा देंगी। बैनुल-अक़वामी इदारों और महकमा मौसमियात की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि लाहौर में हवा की रफ्तार 4 से 8 किलोमीटर फ़ी घंटा रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से स्मोक के असरात संगीन होते जाएंगे। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से ख़तरनाक सतह पर पहुँचने वाला है, जिसका मतलब ये है कि फ़ज़ाई आलूदगी का लेवल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र हो सकता है। माहिरीन सेहत के मुताबिक इस बढ़ती हुई स्मोक की वजह से ख़ास तौर पर फेफड़ों के मरीज़ों, बुजुर्ग अफराद, बच्चों और हामला ख़वातीन को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इनके अलावा सेहतमंद अफराद में भी आंखों में जलन, खांसी, गले में खराश और सांस लेने में दुश्वारी जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। महकमा माहौलियात ने शहरियों से गुजारिश की है कि गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें और अगर बवजह ज़रूरी काम उन्हें बाहर निकलना ही पड़े तो फिर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। स्मोक में मौजूद जो ख़तरनाक केमिकल्स हैं और आलूदगी के ज़रात हैं वो मास्क के ज़रिए कम असर डालेंगे। मास्क पहनने से न सिर्फ सांस की बीमारियों से बचाव मुमकिन है बल्कि इससे आलूदा हवा के मुज़र असरात को भी कम किया जा सकता है। अवाम को मज़ीद ये भी हिदायत दी गई है कि वो घर के अंदर रहें और हवादार मकामात को तरजीह दें ताकि ताज़ा हवा का बहाव मुमकिन रहे। गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें और ऐसी गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं उन्हें बंद किया जाए। इससे न सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी में कमी होगी बल्कि अवामी सेहत पर भी मस्बत असरात मुरतब होंगे। स्मोक से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर: बाहर निकलते वक्त N95 मास्क का इस्तेमाल करें, गाड़ियों की गैर ज़रूरी आमदोरफ्त से परहेज़ करें और ज़्यादा वक्त घर के अंदर गुजारा करें और खिड़कियों को भी बंद रखें। पानी का इस्तेमाल बढ़ाने की भी हमें ज़रूरत है ताकि जिस्म में जो जहरीले मवाद हैं उनका इखराज आसान हो। बच्चों, बुजुर्गों और सांस के अमराज में मुब्तला अफराद को घर के अंदर रखने की हमें कोशिश करने की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ अगर हम हुकूमत की बात करें तो हुकूमत इस मामले को इंतहाई संजीदगी से ले रही है, लेकिन अवाम का जो ताउन है वो इस सिलसिले में बेहद ज़रूरी है। फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने के लिए अवामी सतह पर इक़दामात का नफाज इनफरादी कोशिशों और मुश्तरका ज़िम्मेदारियों के तहत ही मुमकिन है। स्मोक एक संगीन खतरा है जो लाहौर जैसे बड़े शहरों में सेहत के लिए ज़बरदस्त चैलेंज बन चुका है और इस मसले से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ये अब हम सब की ज़िम्मेदारी है। इस हवाले से हम आगे चलकर मज़ीद भी बात करेंगे। अभी हम बात करेंगे गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट में हुई अहम कानून साजी के हवाले से, जहाँ कौमी असम्बली और सेनेट दोनों ऐवानों ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाकर 34 करने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 12 करने और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 5 साल मुकर्रर करने से मुताल्लिक बिल मंजूर कर लिए हैं। इस दौरान अपोजिशन की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया, बिल की कॉपियां फाड़ दी गईं, लेकिन ये बिल कसरत राय से मंजूर हो गए। ऐवान बाला में प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सरबराही में 1 घंटा 30 मिनट की ताखीर से इजलास शुरू हुआ। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल पेश किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तब्दीलियों की सिफारिशात भी शामिल थी। इस नए कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट में आईनी मुकदमात की समाअत के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें चीफ जस्टिस, सीनियर जज और आईनी बेंचेस के सीनियर जज शामिल होंगे। इसके अलावा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से पेश करदा बिल के तहत पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत 5 साल कर दी गई है। इस तरमीमी बिल में वजाहत दी गई है कि ये कवानीन सरबराहान की तकर्री, दोबारा तकर्री या मुद्दत मुलाजमत की तौसी पर लागू नहीं होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट ने दीगर मुतअद्दिद बिल भी मंजूर किए, जिनमें से सरकारी इदारों की गवर्नेंस और ऑपरेशंस में तरामीम हैं, मोटरसाइकिल हादसात की रोकथाम के लिए करारदाद और बच्चों की वल्दियत की तस्दीक के हवाले से करारदाद शामिल हैं। इस इजलास के अख्ताम पर सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। इसी पर हम मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद अब बढ़ाकर 34 कर दी गई है, आप क्या समझते हैं, क्या इसका मकसद हो सकता है, इसका पाकिस्तान की अदलिया पर क्या असर पड़ेगा? लेकिन पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में 60,000 मुकदमात इस वक्त पेंडिंग है और रोज नए मुकदमात दायर हो रहे हैं। इसका मतलब है कि जो मौजूदा तादाद है जजेस की वो ना पेंडिंग मुकदमात को ख़त्म कर सकती है और ना नए दायर होने वाले मुकदमात को कोप अप कर सकती है। तो नए जजेस की ज़रूरत तो थी कि अगर आपने आम आदमी के मुकदमात को बर वक्त निपटाना है और सुप्रीम कोर्ट में 15-15 साल बाद आपके मुकदमे की बारी आती है तो जजेस की तादाद में इजाफा तो एक फितरी बात थी, तो होना चाहिए। और मैं ज़ाती तौर पर हर सतह पर जजेस की तादाद में इजाफे के हक में हूँ।
हाई कोर्ट्स हो, मताहत अदालतें हों, क्योंकि 22 लाख मुकदमा पाकिस्तान में पेंडिंग चल रहा है। लोगों का अदालतों पर से एतमाद खत्म हो रहा है। वो कहते हैं इंसाफ अदालत से नहीं मिल सकता, सड़क पर मिल सकता है। मेरे ख्याल में जजेस की तादाद में तो इजाफा होना चाहिए। अब इसके सियासी महरकात अपनी जगह हैं। हम पार्लियामेंट और अदलिया का तनाव देख रहे थे, पार्लियामेंट और अदलिया की लड़ाई देख रहे थे। उसमें जजेस के इजाफे से मुझे लगता है कि जो जुडिशरी में एक खास ग्रुप की हेजमनी थी वो खत्म हो जाएगी और वहां बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुजफ्फर साहब दूसरी तरफ आप ये समझते हैं कि जब भी हम किसी आईनी तरमीम की बात करते हैं या हम कोई बिल पास करवाने की बात करते हैं, जैसे से अभी ये बिल पास करवाए गए हैं, ऑपोजिशन को उस तरह से ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता या ऑपोजिशन ऑन बोर्ड नहीं आना चाहती, आप इस सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं? हुकूमत वक्त की इस हवाले से क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए, अब ऐसी मिसालें तो बहुत कम हैं कि ऑपोजिशन ने हुकूमती कवानीन के हक में वोट डाले हों, लेकिन मौजूद हैं ऐसी मिसालें। अब जो पिछली आर्मी एक्ट की तरमीम है, जिसे हम जनरल बाजवा की तोसी का कानून कहते हैं, उसको उस वक्त की ऑपोजिशन ने वोट डाला था। लेकिन ज्यादातर ऐसे ही होता है कि ऑपोजिशन हुकूमती तजवीज करदा कवानीन के हक में वोट नहीं डालती और इसी किस्म का हुल्ला गुल्ला होता है। लिहाजा मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। आप कहें कि जी ऐसा पहली दफा हुआ है तो बड़ा ही प्रॉब्लम हो गया है। हर कानून साजी पर ऐसा ही होता है, हुकूमत ऐसे ही पॉइंट स्कोरिंग करती है। कानून सादा अक्सरियत से बनते हैं और हुकूमत के पास सादा अक्सरियत होती है तो उसकी हुकूमत होती है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये तो नॉर्मल बात है और मैं इसको कोई ऐसा नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ा क्यास हो गया है या ऐसा पहली दफा हो गया है। हमने तो आधे आधे घंटे में 54 कवानीन भी पीटीआई दौर में पास होते देखे हैं। तो हुकूमतें ऐसे ही करती हैं, ये नॉर्मल बात है। ठीक है, और आपके ख्याल में आईनी मुकदमात के हवाले से कमेटी तश्कील देने से सुप्रीम कोर्ट की कारकर्दगी पर क्या फर्क पड़ सकता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चीजें रेगुलराइज होंगी। और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो पहले बनाई गई थी कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस के ऊपर, फिर उसमें ये बात सामने आई थी कि 2 जज अगर जूनियर मिल जाएं तो वो चीफ जस्टिस को ओएसटी कर देते हैं और चीफ जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट में सही खत्म हो जाती है। वो चीफ जस्टिस से नहीं रहते, वो ओएसटी हो जाते हैं। ये 2 जजेस जो हैं वो मिलकर सुप्रीम कोर्ट चलाने लग जाते हैं। लिहाजा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का ये मकसद तो नहीं था कि आपने चीफ जस्टिस को ओएसटी कर देना है। लिहाजा तीसरा मेंबर चीफ जस्टिस को अब अपनी मर्जी का लगाने का इख्तियार दिया गया है। जो मैं समझता हूँ कि मुशावरत का अमल तो अपनी जगह कायम रहेगा, सेकंड सीनियर मोस्ट जज उसमें कायम रहेंगे, लेकिन हमने चीफ जस्टिस को इस कानून से एम्पावर किया है। जो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस को ओएसटी करना तो कभी भी मकसूद नहीं था, सिर्फ ये था कि अकेला चीफ जस्टिस बेंचेस ना बनाए, बहरहाल मुशावरत होनी चाहिए। तो 3 जजेस होंगे, मुशावरत होगी, एक चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का लगा लेंगे, एक सीनियर मोस्ट होंगे। मुझे इसमें कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नजर नहीं है। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा तनकीद हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ऑपोजिशन जिसे हम कह लें, और या फिर हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से काफ़ी तनकीद की जा रही है। क्यों तौसी की ज़रूरत पेश आई? बहुत ज़्यादा इस पर ट्रोलिंग की जा रही है। आप क्या समझते हैं, जब हम फौजी नज़्म नस्क की बात करते हैं उस पर इसका क्या असर होगा? देखिए, जो तनकीद कर रहे हैं उन्होंने तौसी नहीं दी थी। क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड तौसी का मौजूद है या नहीं है? उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में तौसी दी थी या नहीं दी थी? बल्कि वो तो ताहयात तौसी देने के भी हक में थे और उन्होंने तो अपने वक्त के आर्मी चीफ को ताहयात तौसी की भी पेशकश कर दी थी। लिहाजा मैं नहीं समझता कि तौसी ऐसा मसला है कि पाकिस्तान में कभी हुई नहीं, पहली दफा होगी। यहाँ 6 साल तो अब आर्मी चीफ की मामूली टेन्योर की बात है कि हर आर्मी चीफ दूसरी एक्सटेंशन लेता है, तीसरी की कोशिश करता है और 3 साल बाद मुल्क एक अदम इस्तेहकाम का शिकार हो जाता है, जमहूरियत हिल जाती है, जलजला आ जाता है पाकिस्तान में। तो आर्मी चीफ की तैनाती हो या तौसी हो, तो हर 3 साल बाद हम इस जलजले के मुकम्मल नहीं हो सकते थे। तो कम से कम जलजले को 5 साल बाद तो आना चाहिए ना। तो एक टेन्योर इसका 5 साल करके हुकूमत ने ये किया कि हर 3 साल बाद जो जलजला आता है उस जलजले को, मैं ये नहीं कहता ये जलजला आएगा नहीं, चले अब 5 साल बाद आएगा, जरा थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस तो मुल्क को मिलेगी और जमहूरियत को मिलेगी। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम सियासतदानों के हवाले से बात करते हैं, हुकूमतों के हवाले से बात करते हैं, कोई भी हुकूमत 5 साल टेन्योर पूरा नहीं कर सकी, उस हवाले से क्या कहेंगे? उस हवाले से भी कोई कानून साजी होनी चाहिए? नहीं, देखें, हुकूमत पार्लियामान ने तो टेन्योर पूरे किए हैं,
सवाल वजीर आजम का है। वजीर आजम टेन्योर पूरा का है, टेन्योर पूरा नहीं करता। पार्लियामान ने तो अपने टेन्योर पूरे किए हैं पिछले 3-4 टेन्योर। 2002 से हम देखें तो मुसलसल पार्लियामान अपने टेन्योर पूरे कर रही है। वजीर आजम का टेन्योर पूरा करना एक मसला है कि जुडिशियल एक्टिविज्म के जरिए वज़ीर आजम को निकाला गया है, जिसका रास्ता अब काफी हद तक रोका जा रहा है। और अदलिया और पार्लियामान की लड़ाई इसी तनाजुर में नजर आती है कि जी अदलिया को वजीर आजम निकालने का इख्तियार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो कानून साजी है वो वज़ीर आजम को अपना टेन्योर पूरा करने में भी मदद देगी, और जो उनको अदलिया के जरिए निकाला जाता है उसका रास्ता भी काफी हद तक रुकेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ जैसे आपने पहले भी मुज़म्मिल साहब कहा कि ऑपोजिशन फिर जाहिर बात है इस तरह से करती है, अभी भी बिल की कॉपियां फाड़ी गई हैं, एहतजाज भी किया गया, लेकिन आप क्या राय रखते हैं? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो एहतजाज है वो फिर सड़कों की सियासत करते हैं, सड़कों पर एहतजाज करते हैं, तो उनका ये एहतजाज इस कानून साजी के अमल पर कोई असर डाल सकेगा? देखिए, उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर भी कोई खास एहतजाज नहीं किया है, और ये कोई 26वीं आईनी तरमीम से बड़ी कानून साजी तो नहीं है। उसके नतीजे में तो आपने चीफ जस्टिस लगाने का तरीकाकार ही तब्दील किया है, और चीफ जस्टिस का टेन्योर भी 3 साल किया है, और तीसरे नंबर वाले जज को चीफ जस्टिस लगाया है। अगर तहरीक इंसाफ उसके नतीजे में कोई तहरीक नहीं चला सकी, बल्कि उस 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे में बनने वाले जुडिशियल कमीशन में बैठने के लिए तैयार हो गई है, तो मैं तो ये समझता हूँ ना कि उन्होंने फिर 26वीं आईनी तरमीम को कबूल कर लिया है, क्योंकि पहले वो उसके पार्लिमानी कमीशन में नहीं बैठे थे कि हम इस तरमीम को नहीं मानते, लेकिन बाद में उनको उन जुडिशियल कमीशन में बैठ के हैं तो अब मान लिया है। तो जब उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम को मान लिया है तो ये कानून साजी तो उसके नजदीक कम तर कानून साजी है, इसको कबूल करने में क्या प्रॉब्लम होगा? वो क्या कहेंगे कि आर्मी चीफ की, आप बताएं क्या तहरीक इंसाफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है कि आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल नहीं होनी चाहिए? नहीं कर सकते। क्या वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस ना तैनात करें, तो जो वो नए जजेस होंगे वो उनके बारे वो आकर क्या कहेंगे? मुझे लगता है ये ऐसी कानून साजी है जिसके लिए तहरीक इंसाफ को खुल्लम खुला स्टैंड नहीं लेगी। ठीक है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद की अगर हम बात कर लें, फौजी सरबराहान की मुद्दत में तब्दीलियों से आपके ख्याल में हुकूमत ऑपोजिशन को कोई पैगाम दे रही है, या फिर अदलिया को भी एक क्लियर पैगाम तो दिया जा चुका है? ये यकीनन एक खास सोच के हामिल जजेस की जो हेजमनी थी सुप्रीम कोर्ट में वो यकीनन बैलेंस हो जाएगी, और नए जजेस के आने से वो हेजमनी खत्म हो जाएगी, और जो एक सियासी जमात समझती थी कि उनका सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कब्जा है, वो यकीनन खत्म होता मुझे नजर आता है, जिससे पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान जो तनाव था वो भी कम होगा, और पार्लियामेंट, अदलिया और हुकूमत के दरमियान तनाव भी कम होगा, एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान तनाव कम होगा, और मेरे ख्याल में ओवरऑल सियासी इस्तेहकाम भी आएगा और अदलिया भी अपने डोमेन में वापस आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर जिक्र मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। कौमी असम्बली और सेनेट ने दीगर मुतअद्दिद बिल भी मंजूर कर लिए हैं, जिनमें सरकारी इदारों की गवर्नेंस भी शामिल है, और ऑपरेशंस में तरामीम, मोटरसाइकिल हादसा की रोकथाम के लिए भी करारदाद मंजूर कर ली गई है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, अब कुछ बात करेंगे अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से, जिसका आखिरी मरहला अब करीब आ चुका है और उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस बार साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा नायब सदर कमला हैरिस आमने सामने हैं। दोनों उम्मीदवार अपनी अपनी मुहिम्मात के इख्तितामी मराहिल में हैं, और 7 अहम रियासतें इस मुकाबले का फैसला कुन किरदार अदा कर सकती हैं। 538 इलेक्टोरल वोटों में से 270 वोट जीत के लिए दरकार हैं, और इस बार भी फैसला उन रियासतों में होगा जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। इन रियासतों में पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, शुमाली कैरोलिना, मिशिगन, एरिजोना, विस्कॉन्सिन और नेवाडा शामिल हैं। हर उम्मीदवार के लिए ये एक बहुत अहम और सख्त मुकाबला है, जहां गलती की गुंजाइश नहीं है, और ये रियासत हमेशा से फैसला कुन रही है। ट्रंप ने 2016 में यहाँ कामयाबी हासिल की, जबकि 2020 में जो बाइडन ने इस रियासत को वापस जीत लिया। यहाँ के रिहायशियों के लिए मईशत, मैन्युफैक्चरिंग और रोज़गार अहम मसाइल हैं। कमला हैरिस ने हालिया मुहिम में पिट्सबर्ग में और मैन्युफैक्चरिंग के लिए $100 अरब की सरमायाकारी का मंसूबा भी पेश किया है, जबकि ट्रंप तारकीन वतन के हवाले से अपनी हिकमत अमली पेश कर रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अमेरिका में मौजूद हैं वकास गौरी। वकास, मुझे सुन पा रहे हैं तो हमें मजीद अपडेट कीजिएगा, अभी वहाँ पर आप क्या हालात देख रहे हैं? आज बिल्कुल, आज इस वक्त यहाँ वाशिंगटन में रात के 11 बजे का वक्त है। आज 12 बजे के बाद
वो दिन शुरू हो जाएगा जब अमेरिका के इस अहम सदारती मार्के के हम हतमी नताइज जो हैं उनकी जानिब पेशरफ्त कर सकेंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी की कैमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दोनों ही अपनी अपनी जीत के लिए पुरुमीद हैं, और जो गुज़िश्ता 2 घंटे पहले तक के बीच जो सर्वेस हैं उनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस दोनों की जीत के 48% जो हैं वो चांसेस हैं। इस वक्त ये कहना कबल इस वक्त है कि कैमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप में कौन जो है कामयाबी हासिल करता है, लेकिन नेक टू नेक मुकाबला। जी वकास, हमें सुन पा रहे हैं? वकास गौरी से एक बार फिर से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे, और हम ये देख रहे हैं कि ये इंतखाब अमरीकी जदीद तारीख के करीबी मुकाबलों में से एक है जहां दोनों उम्मीदवार पूरी ताकत से मैदान में मौजूद हैं। इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के पेचीदा कवानीन के बायस ये 7 रियासतें इस मुकाबले का हतमी नतीजा मुतय्यन करेंगी, और अब वक्त बहुत क्लोज आ चुका है, जिसके साथ साथ अब ट्रंप को उम्मीद यह है कि इमिग्रेशन पॉलिसी पर बाइडन इंतजामिया से नाला वोटर्स उन्हें दोबारा वोट देंगे। या विस्कॉन्सिन में हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेट्स को 2020 में बाइडन ने ट्रंप के खिलाफ फतह दिलाई थी, और अब दोनों उम्मीदवारों ने इस रियासत में जीत को अपनी हिकमत अमली का महवर बनाया हुआ है। यहाँ के स्पानवी वोटरों को अपनी तरफ खींचने की ट्रंप की कोशिशों के बावजूद डेमोक्रेट्स को उम्मीद है कि वो मुआशी मसाइल को बुनियाद बनाकर रियासत को अपने हक में रख सकेंगे, क्योंकि ये इंतखाबात अमरीकी जदीद तारीख के करीबी मुकाबलों में से एक हैं जहाँ दोनों उम्मीदवार पूरी ताकत से मैदान में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ दोनों की जो कैंपेन है वो भी हमने देखी है, दोनों का जो आपस में एक मनाजरा हुआ था वो भी हमने मुलाहिजा किया था। और इसके साथ साथ अब देखना यह है कि जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं वो किस तरह से अपना किरदार अदा करती हैं। कैमला हैरिस ने हालिया मुहिम में पिट्सबर्ग में मैन्युफैक्चरिंग के लिए $100 अरब की सरमायाकारी का मंसूबा पेश किया, जबकि ट्रंप तारकीन वतन के हवाले से अपनी हिकमत अमली पेश कर रहे हैं। 2020 में बाइडन ने जॉर्जिया को डेमोक्रेट्स के लिए जीता, जो 1992 के बाद पहला मौका था। आबादियाती तब्दीलियों की अगर हम बात करें, अक़लियती वोटों की अगर हम बात करें, तो कैमला हैरिस को यहाँ फ़ायदा मिलने का इम्कान है। ट्रंप को जॉर्जिया के इस्तग़ाज़ा की जानिब से इंतखाबी मदाखलत के मुकदमे का सामना भी है, और ये रियासत 1980 से सिर्फ एक बार डेमोक्रेट्स के हक़ में गई है। लेकिन यहाँ बढ़ती हुई आबादी और मतनू मुआशरती ढांचे के बायस डेमोक्रेट्स को उम्मीद है कि ये रियासत इस बार उनकी जीत का बाइस बनेगी। सबका डेमोक्रेटिक गढ़, जिसे 2016 में ट्रंप ने जीता था, 2020 में दोबारा बाइडन के पास चला गया। ताहम इस बार कैमला हैरिस को यहाँ के अरब अमरीकी वोटरों में बाइडन के गज़ा के मामले पर मौक़िफ़ के बायस चैलेंज का सामना है। बाइडन ने 2020 में यहाँ सिर्फ चंद हज़ार वोटरों से कामयाबी हासिल की थी, और ट्रंप को उम्मीद ये है कि इमिग्रेशन पॉलिसी पर बाइडन इंतज़ामिया से नाला वोटर्स उन्हें यहाँ पर अब दोबारा वोट भी देंगे। इसके साथ साथ अब यहाँ पर यह भी देखने की बात है कि जॉर्जिया और मिशिगन जैसी जो रियासतें हैं वहाँ पर जो आबादियाती तब्दीलियाँ हैं, क्या वो वाकई में कैमला हैरिस के हक में जाएंगी या डोनाल्ड ट्रंप को फ़ायदा होगा। इसी तरह से पेंसिल्वेनिया में ट्रंप और कैमला हैरिस की हालिया इंतखाबी हिकमत अमलियों को देखते हुए यहाँ वोटर्स किस बात पर ज़्यादा मुतवज्जे होंगे। निवाडा की अगर हम बात करें, वहाँ पर मुआशी मसाइल के हवाले से और ख़ास तौर पर लॉस वेगस की मईशत पर फोकस करने का क्या फ़ायदा होगा। इससे देखना भी यह है कि क्या कैमला हैरिस को कामयाबी मिल सकती है, और क्या शुमाली कैरोलिना में डेमोक्रेट्स के लिए तब्दीली की कोई हकीकी उम्मीद है, या फिर रिपब्लिकन्स की हिमायत ही बरकरार रहेगी। इसी तरह विस्कॉन्सिन और एरिज़ोना में ट्रंप के इमिग्रेशन के बयानिया से क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ हम देख रहे हैं कि बयानिया है। क्या यहाँ पर वाकई में इमिग्रेशन जो पॉलिसी है वो वोटर्स की राय को बदल सकती है। इस बार इंतखाब में राय दहिंदगान के लिए सबसे बड़ा फैसला कुन मसला क्या होगा, और 2020 के बाद से अमरीकी वोटर्स की तरजीहात में क्या ख़ास तब्दीली आई है, ये भी इन इंतखाबात में क्लियर होगा। और अरब अमरीकी कम्यूनिटी की हिमायत बाइडन या कैमला हैरिस के लिए भी कम हो सकती है। गज़ा के मामले के बाद हमने ये तमाम तर सिचुएशन भी देखी है। वकास, मुझे सुन पा रहे हैं तो मैं इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। 7 स्विंग स्टेट्स की जब हम बात करते हैं तो जॉर्जिया और मिशिगन जैसी रियासतें हैं जहां पर आबादियाती तब्दीलियां हमने देखी, तो क्या ये वाकई कैमला हैरिस के हक में जाएंगी? देखें, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इस वक्त जो है मुकाबला नेक टू नेक है। जॉर्जिया की अगर बात की जाए तो जॉर्जिया में सियाह फाम कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद जो है वो अभी भी मौजूद है, और कैमला हैरिस जो हैं
उन्होंने इस कम्युनिटी पर भी तवज्जो मरकूज किए रखी है कि जो सियाह फार्म वोट है वो कैमला हैरिस को मिल सके। तो इसमें अब आज पता चल जाएगा कि वो अपनी इन कोशिशों में कामयाब होती हैं या नहीं। और दूसरी तरफ अगर आप मिशिगन की बात करें तो वहां पर जो अरबी नस्ल अमेरिकन हैं उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है। और इसके अलावा उनका जो एक इशू है वो गजा है। अब गजा से मुतल्लिक डेमोक्रेटिक और जो रिपब्लिकन हैं उन दोनों ने अपनी अपनी पॉलिसी जो है वो वाजे की है। डोनाल्ड ट्रंप एक जानिब जहां गजा की जंग को रोकने की क्लियर बात करते हैं, वहीं पर कैमला हैरिस जो हैं वो फलस्तीनियों के हकूक के साथ साथ इसराइल के हकूक की भी बात करती हैं। वो कहती हैं कि हम ये जंग बंदी करवाएंगे लेकिन हम इसराइल के हकूक की और उनकी उसकी हिफाजत का भी पूरा ख्याल रखेंगे। तो अब गजा की जो सूरत हाल है वो मिशिगन के वोट्स पर बराह रास्त जो है वो असरअंदाज होगी और वहां के जो रहने वाले मुसलमान जो वोटर्स हैं उनको अब ये फैसला करना है कि वो डेमोक्रेटिक उम्मीदवार की बात पर यकीन करते हैं या फिर वो ठीक है। और वकास, आप किस तरह से समझते हैं 2020 के बाद से अमरीकी वोटर्स की जो तरजीहात है उनमें क्या कोई खास तब्दीली आई है? देखिए, अमरीकी वोटर्स जो हैं उनकी तरजीहात में यकीनी तौर पर जो है वो इस वक्त जो मईशत है वो उनकी प्रायोरिटी है। इसके अलावा खवातीन के लिहाज से जो इसकाते हमल का एक कानून है वो बड़ा असरअंदाज हो रहा है, जिसको कैमला हैरिस के कुछ बयानात हैं जिसके बाद जो बुजुर्ग खवातीन हैं वो कैमला हैरिस की सपोर्ट करती है। और तीसरा जो मसला अमरीकी इंतखाबात में है वो इमिग्रेंट्स का है। वो लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ की शहरियत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप से नाखुश दिखाई देते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा इमिग्रेशन के लिए कवानीन सख्त करने की बात की है। जबकि दूसरी तरफ जो यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के जो बिजनेस प्लान्स हैं उनको सपोर्ट करती दिखाई देती है और उन पर यकीन करती दिखाई देती है। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो माशी तौर पर अमेरिका में बेहतरी की वजह बन सकते हैं। इसी तरह जो यहाँ पर कम्युनिटी है वो डोनाल्ड ट्रंप के जो गुज़िश्ता उनके हामियों ने कैपिटल हिल पर हमला किया था उनके उस तर्ज अमल से नाखुश दिखाई देती है। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने सख्त बयानात और कैपिटल हिल पर हमले की वजह से अमेरिका के सदर बनने के जो हैं वो लायक नहीं है। तो ये एक इस तरह की इस वक्त यहाँ पर वाशिंगटन में जो मैंने इतने दिन रहकर यहाँ पर ऑब्जर्व किया और इनकी इलेक्शन कैंपेन को भी देखा तो मुझे ये लगा कि जो अमेरिका का वोटर है वो अपनी एज अपनी तरजीहात के लिहाज से कहीं ना कहीं बटा हुआ है। और ये अब जो आज का दिन है इसमें ये सारी सूरत हाल क्लियर होगी कि अमेरिका के अवाम जो है वो किसको मुंतखब करते हैं। यहाँ पर मैं एक और चीज जरूर बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जो अमेरिका में जो एक अमेरिका को चलाने वाले आप कह लें या यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट कह लें वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को इक़्तिदार में नहीं देखना चाहती। अगरचे बराह रास्त ऐसी कोई चीज जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन ये तासुर मौजूद है कि कैमला हैरिस की राह हमवार की जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्हें जो है जीत के लिए कुछ मुश्किलात जो है वो दरपेश होंगी। आज व्हाइट हाउस को 3 तरफ से बंद कर दिया गया, इर्द गिर्द फेंसिंग लगा दी गई, व्हाइट हाउस की जानिब जाने वाले रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए कि जब रिजल्ट आए, जब कोई पार्टी हारे तो फिर बदअमनी ना हो सके, कोई हमला ना कर सके। तो वो कौन सी पार्टी है जो हमला करेगी? डेमोक्रेट्स यकीनन हमला नहीं करते। अगर हमला करेंगे तो जिस तरह मादी में रिपब्लिकन ने किया था या उनके हामियों ने किया था तो वही करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये खिचड़ी जो है वो यहाँ भी पक रही है। ठीक है वकास, अब काफ़ी अरसे से आप कवरेज कर रहे हैं इंतखाबात के हवाले से, आपको क्या लगता है पाकिस्तानी कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी कम्युनिटी किस तरफ देख रही है? डोनाल्ड ट्रंप को वो सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं या कैमला हैरिस को? देखिए, अभी तक जो यहाँ पर अमेरिकन जो कम्युनिटी है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के पलड़े में जो है वो अपने वोट डाले हैं और उनका डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे बिजनेस
की बेहतरी के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से कई वादे किए हैं और इसके अलावा स्पेशली गजा जंग को फौरी बंद करवाने के लिए भी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कई बयानात दे चुके हैं, जिसके बाद जो एक अगर आप पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात की करें तो वो जो यहाँ पर हैं, जो पाकिस्तानी अमेरिकन हैं या पाकिस्तानी यहाँ पर शरीयत हासिल कर चुके हैं या वोट डालने का हक रखते हैं, तो वो डोनाल्ड ट्रंप की सपोर्ट करते हैं और उनकी सपोर्ट का उन्होंने वादा कर रखा है। लेकिन अगेन मैं ये बात कहूंगा कि मैं बहुत से ऐसे लोगों से भी मिला हूं, मैंने बात की है जो देखें जो अमेरिकन लोग हैं या यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, वो किसी एक पार्टी के साथ हमदर्दी तो जरूर रखते हैं, लेकिन वो वोट देने का जो फैसला है वो बड़ा सोच विचार के बाद करते हैं। तो कई ऐसे मुझे लोग मिले जिनका कहना था कि वो अभी तक ये सोच रहे हैं कि उन्होंने किस पार्टी के को ये वोट करना है और वो शायद ये फैसला आखिरी वक्त पे करें। एक तो जो ये अमेरिकन लोगों का एक तर्ज सोच है वो असरअंदाज होगा, इसके अलावा जो स्विंग स्टेट्स हैं वो असरअंदाज होंगे। तो ये बड़ा नेक टू नेक मुकाबला है। ये नहीं कहा जा सकता कि डोनाल्ड ट्रंप ने हिमायत हासिल कर ली तो अब वो यकीनी तौर पर इख्तियार की सीढ़ियां तय कर सकेंगे, या कैमला हैरिस जो हैं वो जॉर्जिया में सियाह फार्म कम्युनिटी के साथ उन्होंने खासी तौर पर कैंपेन की। और ये भी मैं आपको बताऊं कि पेंसिल्वेनिया में जो कैंपेन की गई है उसमें डेमोक्रेटिक की जानिब से 44 अरब रुपए खर्च किए गए हैं, क्योंकि पेंसिल्वेनिया जो है उनका मेन टारगेट है, वहां 19 इलेक्टोरल वोट है। इसी तरह जो रिपब्लिकन है उन्होंने वहां पर 33 से 34 अरब रुपए जो है डॉलर जो है। बहुत शुक्रिया अमेरिका से नुमाइंदा न्यूज़ वकास गौरी हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 46.4 ओवर्स में 203 रन का हदफ सेट किया। अगरचे पाकिस्तानी बॉलर्स ने भरपूर कोशिश की, मगर ऑस्ट्रेलिया ने मतलूबा हदफ 33.3 ओवर्स में 8 विकेटों पर हासिल कर लिया। और दिलचस्प बात यह है कि इस मैच में दोनों टीमों के बॉलर्स ने शानदार खेल का मुजाहरा किया, लेकिन आखिरकार ऑस्ट्रेलिया ने जीत अपने नाम कर ली। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से मिचेल स्टार्क ने 3 अहम विकेटें लेकर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज़ हासिल किया। पाकिस्तानी बॉलर्स की उम्दा बॉलिंग ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को परेशान तो किया, लेकिन हदफ तक पहुंचने में कामयाब ना हो सकी। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जैक फ्रेजर और मैथ्यू शॉर्ट ने इनिंग्स का आगाज़ किया, मगर हारिस रऊफ ने स्टीव स्मिथ और मानस लबुशर्न को आउट करके खेल में सनसनी पैदा कर दी। इसके अलावा शाहिन शाह अफरीदी ने भी 2 विकेटें हासिल की। मैच के आखिर में नसीम शाह की फिटनेस ने भी पाकिस्तानी टीम पर दबाव डाला। पाकिस्तानी टीम का आगाज़ मायूस कुन रहा। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक जल्दी आउट हुए, जबकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने कुछ मज़ाहमत की। बाबर आजम 37 और मोहम्मद रिजवान 44 रन बनाने के बाद आउट हुए और आखिरी लम्हात में नसीम शाह की 40 रन की जारहाना इनिंग्स ने टोटल को कुछ बेहतर किया, लेकिन टीम बड़े स्कोर तक पहुंचने में नाकाम रही। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सत्ती ने मैं ज्वाइन किया है। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम की कल की परफॉर्मेंस को? पाकिस्तानी टीम की इब्तदाई बैटिंग लाइन की अगर हम बात करें, उसमें आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा मौके मिल गए अब्दुल्ला शफीक को, साइम अयूब को, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जी, इसमें ऐसा है कि ओवरऑल एक अच्छा मुकाबला तो किया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने। टोटल इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन ये मुकाबला ऐसा था कि अगर कोई पाकिस्तान 1-2 विकेट और ले लेता जब आखिरी लम्हात थे तो शायद हमारी तरफ जीत हो सकती थी। लेकिन ओवरऑल काफी गलतियां भी हुई पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से, जिसका जिक्र आपने भी किया। ओपनिंग जोड़ी के भी मसाइल नजर आ रहे हैं। बॉलिंग में फिटनेस के मसाइल भी ओवरऑल हमें बहुत असर से तंग कर रहे हैं। जैसे नसीम शाह का मसला भी आया बीच में। हसनैन जो है वो यहाँ पे तो अच्छा परफॉर्म करके गए, लेकिन बाउंसी विकेट पे कैसे बॉलर्स को बॉल करना है। शायद पहला मैच था, मार्जिन जरूर देना चाहिए हसनैन को, लेकिन हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, अटैकिंग बॉलिंग की। रन्स तो पड़ते हैं, लेकिन उनकी बॉलिंग काफी देखने के लायक थी। लेकिन जो मेन मसला है वो ओपनिंग जोड़ी है ना जी, उसमें वजह यह है कि अब्दुल्ला शफीक बुरी फॉर्म का शिकार है। टेस्ट क्रिकेट में तो वो यकीनन वो नजर आ रहा है कि उनकी वनडे में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनका। वो गेंद को छोड़ते हुए तकरीबन आउट हो गए। साइम अयूब के बहुत फ्लॉज हैं बैटिंग में। वो ऐसे लग रहा है कि कच्चा प्लेयर तोड़कर हम इंटरनेशनल क्रिकेट में ले आए थे। मैं किसी की सलाहियत पे बात नहीं करूंगा, लेकिन ये कभी प्लेयर शायद बनने के मरहले से गुजर रहे हैं और उस मरहले में हमको बैनुल अक़वामी क्रिकेट खिला रहे हैं। मैं अब भी सर पकड़ के बैठा हुआ हूँ कि इस दौरे पे शान मसूद क्यों नहीं है। लास्ट T20 वर्ल्ड कप 2022 के आपके बेस्ट प्लेयर थे,
और वो बाउंस को अच्छा, देखिए सादी सी बात है, बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है कि जो प्लेयर बाउंस को खेल सकते हैं ना, कट पुल पे अच्छे हैं नॉर्मली, वो उस तरह के प्लेयरों का इंतखाब आपने करना था, जिसमें एक ऐसा नाम लूंगा जिसपे बहुत से लोग शायद मुतफिक नहीं होंगे, इफ्तिखार अहमद। वो हमेशा ऑस्ट्रेलिया में बेहतर खेलते हैं बिलमुकाबिल बाकी जगहों पे, क्योंकि वो कट और पुल पे ज्यादा अच्छे हैं। तो इस तरह के जो प्लेयर होते हैं ना, इवन कासिम अकरम हो गए, वो उनको उन्होंने T20 स्क्वाड्स में डाला है, वो वनडे के अच्छे प्लेयर हैं, या उमैर बिन यूसुफ भी स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेलते हैं। तो आपने कामरान गुलाम बहुत अच्छे बासलाहियत खिलाड़ी हैं, लेकिन वो वनडे वाइट बॉल क्रिकेट में एक लिमिटेड प्लेयर, उनके पास शॉट्स नहीं है, फिर बाउंस खेलने की एबिलिटी नहीं है। तो आप सिलेक्टर्स जब ऐसे रखेंगे जो कि माफ कीजिएगा आधे दिन जो है वो होश में नहीं होते हैं, तो फिर ऐसा ही होता है कि वो फिर होश से उड़ी हुई सिलेक्शंस होती हैं। ठीक है। और तो फिर आपको क्या लग रहा है कि अभी कौन सी हमारे पास ऐसी ऑप्शंस मौजूद हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, या सेकंड वनडे में भी पाकिस्तान इसी टीम के साथ जाएगा? अच्छा, इसमें हुआ क्या है कि इन्होंने कामरान गुलाम को इसलिए शायद डाला था कि वो 50 ओवर इनको हेल्प करे खेल के देने में। तो अब आपके पास बैटिंग में बहुत ज्यादा चॉइसेस तो नहीं है कि आप ये कहें कि इसको निकाल दें, उसको डाल दें, या इसको डाल दें। तो आपके पास क्या है कि आप एक ऑलराउंडर ला सकते हैं बीच में, जैसे आमिर जमाल है, वो आ सकते हैं बीच में, या अगर अगली पिच पे थोड़ी बहुत असिस्टेंस हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो अपना स्पिनर खिलाता है, क्योंकि वो स्पिन से ज्यादा एडम ज़ेम्पा स्किड करते हैं बॉल को, विकेट टू विकेट तेज बॉल करते हैं, रूम मार्जिन नहीं देते, ज्यादा से ज्यादा उनका बॉल थोड़ा बहुत गूगली हो जाता है। या साथ में आप एक स्पिनर को ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे आपके पास फैसल अकरम है, तो इंटरेस्टिंग चॉइस होगी। या फिर आपका ऑलराउंडर अराफात मिनास है, वो आ सकते हैं, बीच में बैटिंग भी करते हैं, मुल्तान से ताल्लुक है, स्पिन भी करते हैं। तो कुछ ना कुछ तब्दीली हो सकती है, डिपेंड करता है कि जो है नेक्स्ट मैच जो पिच है उसमें क्या इसी तरह फास्ट बॉलर के लिए असिस्टेंस ज्यादा है, या थोड़ा बहुत अगर स्पिनर का मार्जिन है। मेरा ख्याल है कि जेन्युइन एक स्पिनर खेलना चाहिए। ठीक है। और कल टीम वर्क आपको नजर आया? मोहम्मद रिजवान की कैप्टंसी की अगर बात करें, कैप्टंसी में दम आपको नजर आया? जिस तरह से फील्डिंग वो बड़ी, हमने देखा कि कैजुअली उससे हटकर बड़ी फील्डिंग सेट कर रहे थे। ये वाज़ेह फर्क था। देखिए, ये जो टोटल में जिस तरह जिक्र किया इतना बड़ा नहीं था, इस मैच में दिलचस्पी लेके आने में रिजवान की कप्तानी का एक बहुत बड़ा किरदार था, क्योंकि देखिए अभी जो हमारे पास अवेलेबल जितने भी प्लेयर हैं इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पाकिस्तान से खेल रहे हैं, उसमें सबसे अच्छी जो कायदाना सलाहियत है वो मोहम्मद रिजवान ही की है, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है। और कल वो मैदान में नजर भी आया, जिस तरह वो मैच में लेके प्लेयर्स को चले, जिस तरह एक प्लेयर्स ने फाइट की, जिस तरह फील्ड पोजीशनिंग थी वो काफी अच्छी थी रिजवान की। तो ये एक ऐसी बात है जो कि पॉजिटिव है, और एक अच्छा लगा देख के कि अपने बाकायदा जो प्रॉपर कप्तानी दी गई है उसमें इसी तरह से पहले ही मैच में देखिए कि किस तरह से बेहतरीन उन्होंने अपनी सलाहियत का मुजाहरा किया। ठीक है। और दूसरी तरफ जिस तरह से नसीम शाह के अनफिट होने के हवाले से भी आपको लगता है उसके असरात पाकिस्तानी बॉलिंग पर कोई इतने अच्छे नहीं आएंगे? शहनशाह अफरीदी के हवाले से भी अनफिट होने के हवाले से इत्तलात हैं? देखिए, हमारे प्लेयर्स जो है ना वो बैड फिटनेस का शिकार, इसमें दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि हमारे प्लेयर ओवरऑल फिटनेस स्टैंडर्ड जो एक प्लेयर्स के होने चाहिए वो नहीं है, क्योंकि क्रिकेट बहुत खेलते रहे सारा साल और जो उनका ऑफ सीजन भी रहा उसमें भी शायद इतनी फिटनेस पे काम नहीं हुआ। देखिए, हमारे प्लेयर्स को ये समझना होगा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फैसिलिटी अच्छी नहीं है ना, ये ठीक ठाक पैसे साल के कमाते हैं, ये अपना पर्सनल कोई बहुत एक क्लास का ट्रेनर रख लें जो कि इनको फिजिकली अपनी फिटनेस स्टैंडर्ड को ऊपर ले जाने में इनकी मदद दे। और फिर साथ में ये है कि ऑस्ट्रेलिया का जो थोड़ा सा सरफेस होता है, इनकी जो होता है ये हार्ड होता है। अमूमन एशियन प्लेयर्स को या हमारे प्लेयर्स को जिनकी फिटनेस स्टैंडर्ड कम होते हैं ना, तो जब वो यहाँ के ग्राउंड्स पे जो नर्म ग्राउंड होते हैं इनके मुकाबले में जब वहां जाते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम फिटनेस के आ ही जाते हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी टेस्ट होती है, प्रेशर पड़ता है बॉडी के ऊपर, तो मसाइल आते हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ बाबर आजम स्पिनर्स के सामने हमें काफ़ी मुश्किलात का शिकार नजर आया। आपके ख्याल में स्पिनर्स के खिलाफ बैटिंग में क्या हिकमत अमली उन्हें अपनानी चाहिए? एक बैड लक उनकी होगी कि वो बॉल नीचे बैठ गई। बॉल नीचे नहीं, वो बॉल को रीड नहीं कर सके। बॉल तो चले ऊपर नीचे छोटी मोटी होती रहती है, वो बैकफुट पे चले गए, जो गेंद शायद अगले कदम पे खेलने का था। चलिए, हर प्लेयर का अपना एक मेथड होता है खेलने का, लेकिन ये है कि आप सबके सामने जाहिर है कि बाबर आजम जो है वो स्पिन पे काफी वक्त से स्ट्रगल कर रहा। आप देखिए कि फास्ट बॉलिंग पे वो सबसे अच्छे प्लेयर दिख रहे थे हमारे, पंच कर रहे थे, फ्लिक कर रहे थे। एक नेचुरली गिफ्टेड प्लेयर जो होता है, पेस आ रही थी जैसे देयर इज नो प्रॉब्लम, इवन वो अपने अच्छे दिनों से नहीं गुजर रहे क्रिकेट के बैटिंग के, लेकिन फिर भी ये ट्रू विकेट्स के एक चैंपियन प्लेयर है। जब बाउंस होता है फास्ट बॉलिंग को, उनके पास एक एक्स्ट्रा टाइम होता है, फर्क नजर आता है बाबर आजम और बाकी प्लेयर्स में। लेकिन जूही स्पिनर आए, फिर वही मसला आ गया। मेरा ख्याल है कि जूही ऑस्ट्रेलिया का दौरा खत्म हो, पहली फुर्सत में वो आए,
फर्स्ट क्लास क्रिकेट के कम से कम 3 से 4 मैच खेले, 2019 में आखिरी फर्स्ट क्लास मैच खेला था। यहाँ पर काम करें, ये बेहतरीन मौका होता है कि अपनी स्पिन को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, तो ये इस पे काम करने की अशद जरूरत। ठीक है। और लास्टली नसीम शाह के हवाले से मैं कमेंट ज़रूर चाहूँगा। जब भी पाकिस्तानी टीम मुश्किल में हुई है, उन्होंने अपने बल्ले से स्कोर करके हमें दिए हैं। निचली बैटिंग लाइन से मजीद ऐसी कारकर्दगी की तवक्को हम रखें, क्योंकि हमारे जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं या ओपनर्स हैं वो तो हमें उस तरह से परफॉर्म करते नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, नसीम शाह जब बैटिंग करता है ना, उसमें 2 से 3 चीजें दिखती हैं। एक कि ये सेंसिबल प्लेयर है, कि उसको पता है मैंने कब क्या करना है। वो जब रोकना होता है या सिंगल लेने होते हैं, वो सिंगल लेता है उसने, और जब हिट करना होता है तो वो कामयाबी से हिट करता है। तो वो बड़ा मेंटली मैच्योर खिलाड़ी है। हमने ऑस्ट्रेलिया में हमने उसको न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है वो बिल्कुल रोक के टेस्ट मैच बचाते देखा, अफगानिस्तान के खिलाफ छक्के मैच मार के जितवाते हुए देखा, पीएसएल के फाइनल में क्रूशियल रन करते हुए देखा। इसने पिछले 3-4 सालों में इतने छोटी या बड़ी अहम इनिंग्स खेली है कि इसने बताया है कि ये मेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और ये बाकियों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद नजीब सती हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। अब हम बात करने जा रहे हैं स्मोक के हवाले से, जो फ़िज़ा में मौजूद आलूदगी की एक इंतहाई ख़तरनाक शक्ल है, जो हमारी सेहत, माहौल और ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर मनफी असरात मुरतब कर रही है। हवा में यह जहरीली धुंध इंसानों, जानवरों, दरख्तों और पूरे फितरती निज़ाम के लिए ख़तरनाक है और मुख्तलिफ जानलेवा बीमारियों का सबब भी बन सकती है। स्मोक के इंसानी सेहत पर असरात। स्मोक से मुतासर इलाकों में मौजूद अफराद को फ़ौरन इसके मुज़र असरात महसूस होते हैं और चंद अहम असरात ये हैं, जिनमें आंखों में जलन और खारिश है। इसके अलावा स्मोक आंखों में जलन खारिश का बायस बनती है, जिससे बिनाई भी मुतासर हो सकती है और इन्फेक्शन का ख़तरा भी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ गले और सीने में खराश जैसे मसाइल पैदा होते हैं, जिससे नमूनिया, ब्रोंकाइटिस और दमा जैसे अमराज का ख़तरा भी बढ़ जाता है। स्मोक में मौजूद आलूदगी दमे के मरीजों के लिए ख़ास तौर पर नुकसानदेह साबित होती है और इनमें दौरे का ख़तरा बढ़ा देती है। फेफड़ों की बीमारियों के हवाले से अगर हम बात करें तो स्मोक में तवील अरसे तक रहना फेफड़ों के अमराज मसलन कैंसर और दायमी रुकावट, फेफड़ों की बीमारी COPD का सबब भी बन सकता है। इसके साथ साथ स्मोक फेफड़ों की कारकर्दगी को भी मुतासिर करती है और उन्हें कमज़ोर बना देती है। बच्चों और बूढ़ों पर भी इसके बहुत बुरे असरात होते हैं और स्मोक के जहरीले असरात से ज़्यादा मुतासिर हमें बच्चे और बुज़ुर्ग ही दिखाई देते हैं। बच्चों में सांस की बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है, जबकि बूढ़ों में दिल की बीमारियों और दीगर अमराज में भी शिद्दत आ सकती है। इसके साथ साथ स्मोक की अगर जब बात करें तो सूरज की शुआओं को ज़मीन तक पहुँचने से रोक देती है, जिससे विटामिन D की भी कमी हो सकती है। विटामिन D की कमी हड्डियों की कमज़ोरी, डिप्रेशन और मदाफ़ती निज़ाम की कमज़ोरी का बायस भी बन सकती है। इस अहम मौजू पर हमें मज़ीद अपडेट करेंगे, हमें बताएंगे कि कैसे हम स्मोक से बच सकते हैं, कौन से ऐसे हिफाजती अमल हैं, तदाबीर हैं जो हमें इख्तियार करने चाहिए। पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सरवर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। स्मोक में मौजूद कौन से ऐसे मखसूस अज्जा हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे लंग्स को मुतासर कर रहे हैं? स्मोक जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट है पार्टिकुलर मैटर का और मुख्तलिफ गैसेस का। इसके अंदर जो पार्टिकुलर मैटर होते हैं इनको हम मुख्तलिफ हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, जिसको हमने सुना होगा PM 2.5, वो पार्टिकल जिनका साइज़ 2.5 माइक्रोग्राम से छोटा होता है। एक होते हैं PM 10 जिनका साइज़ 2.5 से 10 माइक्रोन साइज़ का होता है। ये पार्टिकल्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ चीज़ों की कॉम्बिनेशन से मिल के बनते हैं और ये स्मोक के अंदर सस्पेंडेड या रुके हुए होते हैं। तो जब ये आप इनहेल करते हैं तो ये मुख्तलिफ बीमारियों का बायस बनते हैं। इसके अलावा इसके अंदर मुख्तलिफ गैसें होती हैं, जिसके अंदर आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। ओजोन आपने सुना होगा, ओजोन तो एक प्रोटेक्टिव गैस होती है जो बाहर हमारे बैरूनी ज़मीन के एरिया में मौजूद होती है, लेकिन जब ये ज़मीन के साथ हमारी हवा में जो हम सांस ले रहे हैं उसमें आ जाए तो ये बहुत ख़तरनाक हद तक उसके असरात आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और केमिकल्स होते हैं और लेड होता है, जिससे मुख्तलिफ किस्म के असरात होते हैं। अब ये सारी ही जो गैसें या पार्टिकुलेट मैटर हैं ये मुख्तलिफ अंदाज में आपके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नाक, सांस, गला, उसको मुतासर कर सकती हैं। अगर हम बात करें पार्टिकुलेट मैटर की तो इसके साथ आपकी नाक में तंगी होगी, नाक की सोजिश हो जाएगी, गले में खराश रहेगी, खांसी होगी, ब्रोंकाइटिस होगा। अगर बिल्कुल जो छोटे पार्टिकल्स हैं जिनका साइज़ 2.5 से कम है, जब वो जाएंगे लंग्स के अंदर
तो वो डीप चले जाते हैं, तो उससे लंग की सोजिश, एस्थमा का प्रॉब्लम हो जाएगा। जिन लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम है उनके एलर्जी की सिम्टम उससे वर्स हो जाती हैं और उनके एलर्जी के अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं। और जो उससे भी छोटे पार्टिकल होते हैं वो लंग्स में से होकर खून में पहुंच जाते हैं। जब ये खून में पहुंचते हैं तो ये दिल की बीमारियों का बायस बनते हैं। इससे आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है वो मुतासर होती है और लॉन्ग रन के अंदर ये आपकी मेमोरी को भी ख़राब कर सकते हैं। तो ये पार्टिकुलेट मैटर्स की बात अगर करें, अगर हम बात करें इसके अंदर मुख्तलिफ गैसों की, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, जैसे ये पानी के साथ टच होती है, जैसे मिकोजा में जाएगी तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। बेसिकली जो आपने सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो इस सल्फर इज अ वेरी एसिडिक गैस। तो जैसे जाती है तो ये आपकी उस जगह को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। जो आपकी आंखों में खारिश होती है वो पार्टिकुलर मैटर के साथ वो इसकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इस नाक में, गले में और फेफड़ों के अंदर आपकी जो जलन होती है ऑल द वे टू ब्रोंकाई, तो ये उसमें रोल करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो हैं मुख्तलिफ किस्म के, ये उस तरह कम जलन करते हैं लेकिन ये पूरे अंदर चले जाते हैं, पूरे लंग्स के अंदर डीप तक पहुंच जाते हैं। तो ये वहाँ जाके आपकी जो है ना एस्थमा के प्रॉब्लम्स को करते हैं, ब्रोंकाइटिस करते हैं, एस्थमा के फ्लेयर अप्स को, एलर्जी के को बढ़ाते हैं। और इसके अलावा जो आपके एल्डिहाइड्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनके साथ हमारे जो लंग के कैंसर्स होते हैं उसका रिस्क बढ़ जाता है। ना सिर्फ लंग के कैंसर बल्कि इसके साथ में गले के कैंसर का आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब अभी फिर क्या इसका हल क्या है? कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं? अब यही कहा जा रहा है जी मास्क लगा लें या ग्लासेस का इस्तेमाल करें, लेकिन वो लोग जो डेली बाइक्स पर मौजूद हैं, उनकी जो ट्रैवलिंग है, उनका जो काम है वो आउटडोर ही है, वो लोग क्या करें? ये एक बड़ा जो है ना मुश्किल किस्म का मरहला है इसको सेटल करने के लिए। आपके लिए कोई एक ऐसी सिंपल गाइडलाइन नहीं आप कह सकते कि इससे ये सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं इसको डिवाइड करूंगा कि हम इसको करेंगे इमीडिएट एक्शन के हमारा फौरी असर हल क्या है, उसके बाद दरमियाने दर्जे के अंदर हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म हम इसको कैसे टैकल कर सकते हैं। जैसे ये आपने बात की एहतियाती तदाबीर की, ये इमीडिएट हैं। अगर आपके पास स्मोक में जा रहे हैं तो आप एक अच्छा मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अच्छा मास्क 2-3 लेयर से बना हुआ कपड़े का मास्क भी हो सकता है जो कि इजीली वॉशेबल भी है और सस्ता भी पड़ेगा ऑफ कोर्स। उसके साथ आपका सर्जिकल मास्क है, N95 मास्क, जो कि ऐसे लोग जिनको एस्थमा या लंग की प्रॉब्लम है या दिल की प्रॉब्लम है, उनको बाहर रहना है, ज़्यादा देर के लिए रहना है, तो आई वुड एडवाइज़ कि वो लोग अपना N95 मास्क इस्तेमाल करें। उससे आपका ये पार्टिकुलर मैटर्स वाला काफ़ी हद तक मसला उससे हल हो सकता है। इसके अलावा जो है आप ग्लासेस लगाएं और अपना जो बाहर का जो दुरानिया है आपने गुजारना है घर से बाहर, चारदीवारी के बाहर, उसको मिनिमाइज़ करें। अगर आप अफोर्डिंग हैं, अगर पॉसिबल है तो आप एयर प्योरीफायर का घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाई रिस्क पेशेंट्स के लिए है। जनरली जो लोग मजदूर हैं वो भी अगेन मास्क इस्तेमाल करें, आंखों का लिए चश्मा इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, उससे भी बेहतरी होगी। लॉन्ग स्लीव पहने और जैसे घर पहुँचते हैं तो अपने बॉडी पार्ट्स को जो एक्सपोज हैं उनको वॉश करें। ठीक है। और जो जिन लोगों को दिल की मराज हैं या फेफड़ों के प्रॉब्लम्स हैं उनको चाहिए कि वो अपनी दवाई का लगातार इस्तेमाल करें। अगर उनमें कोई मर्ज बढ़ना शुरू हो गया तो अपने मुआलिज से लाजमी एक दफ़ा चेकअप करवा लें कि उसमें दवाई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत हो सकती है, जिससे ये चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती हैं। ठीक है। दूसरी बात है कि इंटरमीडिएट है उसके अंदर आपने स्मोक की जो प्रोडक्शन है हमने उसको कम करना है। हमने उसको देखना होगा कि स्मोक आ कहाँ से रही है और हमने उसको कम कैसे करना है। हमारी जो स्मोक इस वक्त है फ्रैंकली स्पीकिंग ये सिर्फ हमारी मोटर व्हीकल से आ रही है। प्राइमरली आपकी जो गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, बसें हैं, ट्रक हैं, रिक्शाज हैं, ये हमारा मोस्ट कंट्रीब्यूटर है हमारी पोल्यूशन के अंदर। उसके बाद आपकी इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन हम उसको भूल जाते हैं। कंस्ट्रक्शन के अंदर हम कोई अपनी पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। वहाँ पे आपकी डस्ट पड़ी हुई है, रेत पड़ी हुई है, थोड़ी सी हवा आती है, गाड़ियों ऊपर चलती हैं, वो सारी हवा में ले जाती है। पार्टिकुलेट मैटर जो PM10 है वो सारा वहाँ से आ रहा है आपका। PM2.5 आपका गाड़ियों से आता है।
तो आपने उसको भी कंट्रोल करना है, उसको भी फसलों को जलाना ऑफ कोर्स इज अ कंट्रीब्यूटर, लेकिन आई थिंक वो लाहौर के अंदर तो फसल नहीं है ना, ये तो हम अपनी पैदा कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको यहाँ से कहना चाहूँगा कि जो हम ब्लेम करते हैं ना कि ये दूसरे मुल्क से या दूसरे शहर से स्मॉग आ गई है, ये हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये हम ही हैं जो कर रहे हैं और हमें ही इसको देखना है। आप दूसरे के ऊपर ना डालें, ठीक है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पे भी चीज़ें हो सकती हैं, पोटेंशियल दिस और दैट, लेकिन जो है वो पहले जो जहां हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, कवानीन लागू कर सकते हैं, वहां तो जी अपने गिरबान में देख लेना कि हम क्या कर रहे हैं उस चीज़ को। और इन सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, गाड़ियों को बेहतर करना पड़ेगा, इंडस्ट्री को हमें रेगुलेट करना पड़ेगा कि इंडस्ट्री आप अगर स्मोक कर रही है, पोल्यूशन कर रही है, तो हम उसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला इशू ना एक साल में या एक महीने में आया है और ना ही ये एक साल एक महीने में जा रहा है। आपके इल्म में होगा कि जो AQI है ये तकरीबन 150, 200, 250 के करीब गर्मियों में भी रही है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये फौरन यकदम ये अक्टूबर नवंबर के अंदर आ गई है, उस वक्त भी चल रही थी, लेकिन वहाँ पे उस वक्त हवाएं चलती थी, उसके बाद बारिश होती है तो वो उसके साथ उसका असर मिटिगेट हो जाता है। ये उसी तरह ही सारा साल पैदा हो रही है, तो हमने इसको सारा साल की स्ट्रेटजी से ही कंट्रोल करना है। अगर हम सिर्फ बात करेंगे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में स्मोक आ गई है, तो फिर अगेन आपने आपको धोखा देने वाली बात है। हमने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज जो बनानी है कि वो चीज़ें वो सारी जो जिससे स्मॉग हो रही है, अल्टीमेटली हम अगर इसको बिगर पिक्चर में बात करें तो क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज वाली जो चीज़ें हैं आपने उनको कम करना है। हमने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आना है। हमने फॉसल फ्यूल जो है पेट्रोल डीजल का कम से कम इस्तेमाल करना है और हमने जो अपनी गाड़ियों को है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेके जाना है ताकि हमारी जो पोल्यूशन, जो स्मॉग या वो कम से कम हो सके। इसी तरह हमने इंडस्ट्री को रेगुलेट करना है। वो सारी इंडस्ट्रियाँ जो कि पोल्यूशन फैला रही हैं, चाहे वो हवाई पोल्यूशन है, चाहे वो पानी की पोल्यूशन है या ज़ेर ज़मीन कर रही है, हमें उसको रेगुलेट करना है कि वो। और ये लॉन्ग टर्म मंसूबे हैं जो यकीनी तौर पर जिसमें हुकूमत का किरदार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, किस तरह से इंप्लीमेंटेशन करवाते हैं। अच्छा, स्मोक की वजह से हम देखते हैं कि फिर सूरज की भी जो शुआएं हैं वो भी हम तक सही से नहीं पहुंच पाती हैं, तो विटामिन डी की जो कमी हो जाती है उससे बचने के लिए भी क्या करना चाहिए फिर हमें? विटामिन डी की कमी अनफॉर्चुनेटली हमारी कम्युनिटी में वैसे बहुत ज़्यादा है। हम धूप को उस तरह पसंद नहीं करते और दूसरी हमारी ब्राउन स्किन होने की वजह से हमें ज़्यादा धूप चाहिए होती है उतना ही विटामिन डी प्रोड्यूस करने के लिए जितना कि कॉकेशियन या गोरों की जिस्म प्रोड्यूस कर सकता है। तो और विटामिन डी हमें पता है कि सर्दियों के अंदर हर कम्युनिटी के अंदर कम हो जाता है। अब हमारे यहाँ थोड़ी सर्दी भी आ जाएगी, स्मॉग भी आ जाएगी, तो इसके असर ज़्यादा मज़ीद हमें महसूस होगा। तो इसमें आप जो बच्चों को है वो दूध का इस्तेमाल लाजमी करवाएं, जो बड़े हैं वो भी दूध का इस्तेमाल करें जो कर सकते हैं। जो ससेप्टिबल होती हैं, जो औरतें हैं, उनको चाहिए कि वो विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन लें। औरतों के अंदर अनफॉर्चुनेटली विटामिन डी बहुत कम होता है हमारी कम्युनिटी के अंदर, और जिसकी वजह से उनको हड्डियों में कमज़ोरी का प्रॉब्लम होता है, और जैसे ही वो मेनोपॉज को पहुंचती हैं तो उनकी हड्डियां क्रम्बल करती हैं, जोड़ों में दर्दें बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं, उनको जॉइंट रिप्लेस करवाने की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप विटामिन डी को बेहतर करेंगे तो आपका कैल्शियम भी बेहतर रहेगा, आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी और आपकी लॉन्ग टर्म फिजिकल हेल्थ के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो सांस की बीमारियों में मुब्तला जो मरीज हैं उनके लिए क्या गाइड करना चाहेंगे? स्मोक के मौसम में कोई खास ऐसी दवाई है जो उन्हें लेनी चाहिए ऑब्वियसली अपने डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद? सेकेंडली, नेबुलाइजर का जो इस्तेमाल है वो कितना फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए? हमारी जो सांस की बीमारियों में सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो एस्मा है। वर्ल्ड वाइड एस्मा की जो प्रेवलेंस है अबाउट 10% है। 100 में से 10 लोगों को एस्मा का प्रॉब्लम होता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि लाहौर में ये इजीली 20% तो रूटीन में चलता है और आजकल हर दूसरा पेशेंट हमारे पास एस्मा का ही आ रहा है। तो एस्मा इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। एस्मा के अंदर वैसे ही इन्फ्लेमेशन होती है, एलर्जी की वजह से हो या नॉन एलर्जी की वजह से हो, आपके नालियाँ सांस की तंग हो रही होती हैं, और जब इतना ज़्यादा पार्टिकुलर मैटर और ये टॉक्सिक गैसेस वो इनहेल करेगा तो उनको एस्मा के सिम्टम्स ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं। तो इसमें एक तो आपके बचाव वाली चीज़ें हैं कि आप उसके एक्सपोजर को कम करें, दूसरा इनमें उस वक्त मेडिसिन लेने की भी अशद ज़रूरत होती है ताकि वो जो इन्फ्लेमेशन हो रही है सांस की नालियों में हम उसको कम से कम कर सकें, वहाँ पे जो बलगम की प्रोडक्शन हो रही है वो कम से कम हो सके और वो बेहतर हो जाए। इसके लिए जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं वो इन्हेलर्स इस्तेमाल करते हैं। इन्हेलर्स आर वेरी सेफ मेडिकेशन एंड फ्रैंकली स्पीकिंग दे आर बेटर देन नेबुलाइजर।
ये नेबुलाइज़र से बेहतर है आपको घर में इस्तेमाल करने के लिए। नेबुलाइज़र ऐसा डिवाइस है जो कि आपको मेडिसिन अच्छे तरीके से दे जाता है, लेकिन हम इसको रिकमेंड करते हैं जो कि हॉस्पिटल में लोग आते हैं जो सांस तरीके से सही नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा सांस उनका उखड़ा होता है, वो इनहेलर इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको नेबुलाइज़र की ज़रूरत होती है। मैं उस घरों में लेकर रख लिए गए हैं और वो हाँ जी, हर कोई ना उनकी सफाई होती है और वैसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके निस्बत आपके जो इनहेलर्स हैं, अगर आपको ज़रूरत है नेबुलाइज़र की तो इसका मतलब आपको इनहेलर की भी ज़रूरत है, फुल स्टॉप। तो आप इनहेलर आपका सस्ता भी है, आसान भी है और लॉन्ग टर्म भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेबुलाइज़र मैंने जितने भी देखे हैं लोगों के, वो ख़राब होते हैं या उनके अंदर फंगस लगी होती है, डस्ट जमी होती है, तो वो हाइजीनिकली दे आर नॉट वेरी गुड अगर आप अनलेस यू आर मेंटेनिंग देम। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कोविड के बाद हमने देखा कि जो इम्यून सिस्टम का हमें सबको पता चला कि इम्यूनिटी भी कोई चीज़ होती है, पहले तो इसका आइडिया भी नहीं था। तो फेफड़ों की सेहत के बारे में फिर ये जो स्मोक का एक सीज़न अब हम देख रहे हैं, तकरीबन पिछले 8-10 साल से पाकिस्तान इसको बड़े बुरे तरीके से हम लोग इसको फेस भी कर रहे हैं। तो इस चीज़ को लॉन्ग टर्म में आप किस तरह से देख रहे हैं? हमें किस तरह से अपने फेफड़ों की सेहत को हम फिर महफूज बनाएं? कौन सी ऐसी खुराक का भी इस्तेमाल हो कि हमारी इम्यूनिटी भी बेहतर रहे, हमारे लंग्स भी अच्छे तरीके से काम करते रहें? हिफाजती तदाबीर तो हमने देख ली जी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं पहले कि अगर आपका बच्चा स्मॉग के मौसम के या स्मॉग के एरिया के अंदर परवरिश पा रहा है तो उनकी जो लंग कैपेसिटी, फेफड़ों की कैपेसिटी डेवलप होती है वो 10 से 15 या 20% तक बनिस्बत उस बंदे के जो कि स्मॉग फ्री एयर में परवरिश पा रहा है वो होती है, कम होती है। तो अनफॉर्चुनेटली उनको 10-15% वो पहले पीछे रह गए हैं। इवन जब वो जवान होंगे तो वो उतना भाग नहीं सकेंगे, उतनी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे। दूसरा, जब उनको प्रॉब्लम होगी तो उनको एस्मा लाइक, ब्रोंकाइटिस लाइक इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा होगी। तो ये ऐसे बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम्स भी हमें आएंगी। इसी तरह प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर जो हमने देखते हैं कि जिनको हाई बैड क्वालिटी इंडेक्स एयर के अंदर जिनकी वो बच्चों की फीटल ग्रोथ होती है, उनकी ग्रोथ भी अच्छी नहीं होती, उनमें भी प्रॉब्लम्स आते हैं और ये आपका लॉन्ग टर्म जो कैंसर का रिस्क है वो भी बढ़ जाता है। अब इसमें ये एक, जैसे मैंने पहले अलर्ट किया कि ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है, ये एक साल का प्रॉब्लम नहीं है, ये अनफॉर्चुनेटली अगले साल भी होना है। और जैसे आपने कहा कि 8-10 साल से हो रहा है, ये हर साल पहले साल से वर्स्ट हो रहा है। अब अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अभी हमने प्लेटो भी नहीं लिया, हम बैलेंस में भी नहीं आए, बाद में नीचे आने वाली तो बात की बात है। तो ये अनफॉर्चुनेटली हमें इसको एज ए सोसाइटी, एज ए कॉम हमें देखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे मैनेज करना चाहते हैं। क्या हम वही एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं दूसरी कॉमों ने किए हैं मुश्किल वक्त में? अब तो हमारे लिए गाइडलाइंस हैं। यही लंदन स्मॉग, लंदन के अंदर 1952 के अंदर लंदन स्मॉग के नाम से एक बड़ा मेजर इंसिडेंट हुआ जिसमें कई महीने ये स्मॉग वहां पे रही, हजारों लोग वहां पे डेथ हुई। लेकिन उसके बाद आपने कभी सुना है कि लंदन के अंदर स्मॉग आई है? नहीं आती। रिसेंटली आप देख लें, मिसाल सुन लें, 5-7-10 साल पहले आपके बीजिंग, शंघाई वगैरह में होता था प्रॉब्लम, अब वो भी आपने की लिस्ट में नहीं आते। उन्होंने कंट्रोल किया है। भाई आपके सामने तो एग्जांपल्स हैं, आपने उनको देखना है कि उन्होंने क्या किया है और आपके सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या चीज वैलिड है जो कि आप कर सकते हैं। इसके अंदर हमारी विलिंगनेस है, हमारे प्रोफेशनल की विलिंगनेस है, हमारी गवर्नेंस की विलिंगनेस है कि गवर्नेंस उसको बैठाए, अपने एक्सपर्ट हैं, आपके एनवायरमेंटल साइंटिस्ट हैं, आपके जो हैं बिजनेस जो पीपल हैं उनको आप बैठाएं, आपने जो हेल्थ वाइज में आपके मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं उनको आप बैठाएं और मेड अ स्ट्रेटजी। और ये 5 साल, 10 साल, 15 साल की आप स्ट्रेटजी बनाएं कि ये हमारे टारगेट्स हैं। हमने अपनी जो फॉसल फ्यूल है उसको, कंबस्टन को इतना कम करना है, हमने इतने अपनी जो CO2 प्रोडक्शन हो रही है जिससे हमारी क्लाइमेट का प्रॉब्लम हो रहा है उसको कम करना है। अब क्लाइमेट से अगर हम ये मैं आपको बता दूं कि अगले 5-10 साल के अंदर हमारी जो ग्लेशियर्स है ना वो रैपिडली दे आर मेल्टिंग और दैट्स अनदर डिजास्टर इन कुकिंग। We are not paying any attention to it। अब वो जब हर दफ़ा फ्लड्स होंगे, ज़्यादा होंगे और फ्लड्स के बाद एक वक्त आएगा कि हमें वो पानी भी नसीब नहीं होगा। इसी तरह हमारा प्रॉब्लम आ रहा अंडरग्राउंड वाटर का है। हम अंडरग्राउंड वाटर को भी नहीं देख रहे, हम उसको भी, उसकी भी जो प्रॉपर केयर होनी चाहिए थी या कर सकते हैं वो नहीं कर रहे। हमारे पास फ्रेश वाटर ड्रिंकिंग फॉर्म के अंदर नहरों में, दरियाओं में बहुत है, लेकिन हम अंडर वाटर पंप किए जा रहे हैं। कितना किए जा रहे हैं किसी को कोई पता नहीं है, ज़ाया किए जा रहे हैं पानी, हम उसके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं बना रहे। तो एज ए नेशन ये सारी चीजें क्लाइमेट कंट्रोल, क्लाइमेट चेंज के अंदर आएंगी और हमें इसको बस देखना पड़ेगा। ये नहीं है कि नीचे रिफ्लॉक्स कर दें कि हमें स्मॉग नजर आ रही है तो स्मॉग की बात कर ली, थोड़ी सी पॉलिसी कोई भी नहीं बनी, इम्प्लीमेंटेशन कोई भी नहीं हुई।
भाई दूसरे प्रॉब्लम भी आपके साथ आ रहे हैं, आपने उनको अगर नजरअंदाज किया किसी सूरत भी नहीं किया जा सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्टली कमेंट में आपसे चाहूंगा कि फिर प्लांटेशन आप समझते हैं इसका एक बहुत बेहतर हल है, हमें प्लांटेशन की तरफ जाना चाहिए, गवर्नमेंट को भी जाना चाहिए और इंडिविजुअली भी हमें अपने घरों में किसी ना किसी तरीके से कोशिश करनी चाहिए? सेकेंडली, बीजिंग की आपने मिसाल दी, वहाँ पर मैंने खुद भी, मैं चाइना गया तो मैंने देखा कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े एयर प्योरीफायर पूरे शहर में सैकड़ों की तादाद में लगाए हैं, तो ये भी एक हल हो सकता है। ऑब्वियसली अब वो कॉस्ट तो हुकूमत ने देखनी है उसकी। जी बिल्कुल, थैंक यू। तो इसमें जो दरख्तों का स्मोक के साथ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको स्मोक की फॉर्म में नहीं मिलना। ठीक है, दरख्तों का फ़ायदा आपका दरख्तों ने करना है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करना है, जो कि आप जो बर्न चीज़ें कर रहे हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, जिससे आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट आता है, जिससे आपका क्लाइमेट कंट्रोल की जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं आप उसको काउंटर इफेक्ट कर सकते हैं। दरख्तों ने आपके पार्टिकुलेट मैटर को ऑब्जॉर्ब नहीं करना, वो दे आल्सो एक्चुअली सफरिंग बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी वो उससे बेचारे वो भी तंग हो रहे हैं। ऑफ कोर्स दरख्त लगाना एक अच्छी बात है, लेकिन ये स्मोक का वाद हल नहीं है। ठीक है, तो लेकिन दरख्त लगाना हमारी प्लांटेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमने बात करनी है क्लाइमेट चेंज की, हमने टेम्परेचर रेगुलेशन की और वाटर प्रिजर्वेशन की, ट्रीज जो है ना हमारे वो बहुत अहम रोल अदा करते हैं। जो आपकी जो बड़ी ये भी इमीडिएट एक्शंस में आपके रिसोर्सेज के मुताबिक आप प्योरीफायर लगा दें, आप आर्टिफिशियल रेन की बात कर लें, आप मेजर चेंजेस करें अपने सिस्टम के अंदर ताकि आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, सोसाइटी के मेंबर्स हैं, उनको एक्सपोजर कम से कम हो टू द बैड क्वालिटी एयर। ये आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और अगेन दे कैन वर्क आउट एंड दैट्स एज आई सेड कि आपने दूसरे लोगों से सीखना कि वो कैसे कर रहे हैं, अगर उनके लिए वो सक्सेसफुल रही है तो यू कैन डू इट। ठीक है, बहुत शुक्रिया पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर सरवर चौधरी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उभरते हुए गुलकार उमैर आवान ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है। उमैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक है। उमैर, कैसा जा रहा है म्यूजिक का सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ जब म्यूज़िक की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे हिट्स गाने हैं आपके जो अभी तक आ चुके हैं? जी मेरे जो मोस्ट वायरल गाने हैं वो 5 सॉन्ग हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं। और कौन कौन से हैं वो? क्यूट से ही लुक मेरा गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। लाइक उसके अलावा अभी मैंने किया फिरोज़ खान, उनके साथ कोलैबोरेशन की है, वो भी काफ़ी अच्छा चला है। ठीक है, और बचपन से उमैर गानों का शौक़ था या फैमिली में किसी को गाने का शौक़ था? नहीं, बचपन से तो गाने का मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था। ये कि मैट्रिक के बाद जाके शौक़ पैदा हुआ और फिर मैंने स्टार्ट लिया। ठीक है, तो फैमिली में किसी को कोई शौक़ नहीं था म्यूज़िक का? नहीं, फैमिली में कोई। फैमिली ने सपोर्ट किया? नहीं, शुरू में तो ऑब्वियसली कोई भी सपोर्ट नहीं करता। लाइक स्टडीज़ छोड़ के अचानक से म्यूजिक में आ जाना काफ़ी मुश्किल होता है। अच्छा, स्टडीज़ भी आपने छोड़ दी सिंगिंग के लिए ही, पैशन बना लिया फिर इसको अपना? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, और पैशन के साथ साथ अब प्रोफेशन भी बना चुके हैं? प्रोफेशन भी और पैशन भी। ठीक है। अच्छा, ये जो कोलैबोरेशन हुई फिरोज़ खान के साथ, ये किस तरह से हुई, ये गाना किस तरह से बना? एक्चुअली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो हम लाइक एक प्रोजेक्ट करना चाह रहे थे मिलके। सो फिर काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास थे, फिर लाइक मैंने सुजेस्ट किया उन्हें कि क्यों ना हम लाइक फिरोज़ खान जो है उनके साथ काम करें। तो इस तरह मेरी फिरोज़ भाई से बात हुई, फिर उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाओ कराची, हम बैठते हैं डिस्कस करते हैं। फिर प्रॉपर मीटिंग हुई और बस फिर उनसे कांटेक्ट हुआ और हमने काम कर लिया। और कैसा एक्सपीरियंस रहा फिरोज़ के साथ काम? उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, यकीन माने बहुत मज़ा आया। ठीक है, तो फिर यही गाना आपसे पहले सबसे पहले सुन लेते हैं। सुन सोनिया। श्योर, ज़रूर। बहुत अच्छा चल रहा है। शोज़ भी मैं कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट ऑल पाकिस्तान में परफॉर्म भी कर चुका हूँ और आगे नेक्स्ट भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं
काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और कैसा रिस्पांस देख रहे हैं अभी आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि बड़ी आसानी हो चुकी है आजकल, तो आप टैलेंटेड हैं, आप टैलेंट दिखाते हैं अपना लोगों को, पूरी दुनिया तक आपकी आवाज़ पहुंच जाती है। देखिए रिस्पांस की बात की जाए तो जिस तरह मेरा क्यूट सी लुक गाना था वो ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ग्लोबल ट्रेंडिंग 1 पे रहा है, और लाइक ऑलमोस्ट 13 मिलियन प्लस लोगों ने इस पे रील्स बनाए टिकटॉक पे, इंस्टा पे। और अभी जो गाना फिरोज़ खान के साथ जो कोलैबोरेशन थी वो भी लाइक यकीन माने कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान में 3000 व्यूज़ थे और गाना ट्रेंडिंग पे चल रहा था। 3000 व्यूज़ पे, लाइक इतना इंप्रेशन उस पर आया अचानक से। इंप्रेशन ऑब्वियसली फिरोज़ खान के गाने में डेफिनेटली बहुत अच्छा रिस्पांस किया है। ठीक है, और फेवरेट सिंगर आपका कौन सा है इस जनरेशन का, या अगर हम अपने लेजेंड्स की बात देखें अभी अगर देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, तो लाइक मेरा फेवरेट मैं खुद ही हूँ फिलहाल। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो किस तरह से सिंगिंग को आप फिर आगे परसू करना चाह रहे हैं? आपको क्या लगता है पाकिस्तान में कितना कुछ सिंगिंग का स्कोप है? क्योंकि मूवी इंडस्ट्री पाकिस्तान में उस तरह से नहीं है, ज़्यादा अभी हम देखते हैं कॉन्सर्ट्स या सिंगर्स कर रहे हैं या फिर ड्रामास के OST लिख रहे हैं। बिल्कुल, अगर मेरी अपनी बात की जाए तो देखें पाकिस्तान में कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जो आपको लाइक प्लेट में पका पकाया मिल जाए और आप खा लो। लाइक मैंने खुद स्टार्ट से यानी कि खुद एफर्ट की है और अपने कंटेंट खुद बनाया है। तो आजकल वो इंसान ज़्यादा कामयाब है जो अपना कंटेंट खुद बनाता है और उसको अच्छे से मार्केट करता है। ठीक है, और अक्रॉस द बॉर्डर काम करने की कोई ख्वाहिश हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ? हाँ बिल्कुल, मेरा एक प्रोजेक्ट है। खैर अभी तो सरप्राइज है लोगों के लिए, एक प्रोजेक्ट है जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, इंडियन कोलैबोरेशन है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, नदीम नानी वाला जो फेमस टिकटॉकर हैं उनके साथ भी आपने एक गाना किया, वो मैं चाहूँगा एक तो हमें सुनाइएगा, उसकी स्टोरी भी थोड़ी सी बताइएगा। ये गाना अब नदीम था लंदन में एक्चुअली, तो उसने कहा कि लाइक एक गाना हमने शूट करना है दुबई में, तो उमर कोई गाना है आपके पास लाइक, तो मैंने लाइक जो मेरा लिरिक्स राइटर है उसको मैंने कॉल की, उसको मैंने पूछा यार कोई गाना फ़ौरन मुझे चाहिए जिसका हमने शूट करना है। तो उसने मुझे गाना सुनाया क्यूट से, लोग काफ़ी लाइक कैची लग रहा था। सो मैं इस्लामाबाद से लाहौर आया, उसका लाइक म्यूज़िक हमने रिकॉर्ड किया और फ़ौरन से जब मैं नदीम को मैंने शेयर किया उसको काफ़ी पसंद आया। उसने कहा कि फ़ौरन से हम इसका शूट करते हैं। फिर कुछ इंडियन डायरेक्टर्स थे उनको हमने हायर किया, लाइक वो दुबई आए। तो फिर सिंगिंग पर ही है, किसी को बिजनेस का प्लान, कोई इस तरह की चीज़? ऑनलाइन ट्रेडिंग पे मैं वर्क कर रहा हूँ और देखें बिजनेस तो साथ साथ चलते ही रहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जब हम सिंगिंग की बात करते हैं बहुत से ऐसे अपकमिंग सिंगर्स भी हैं जिनको होता है कि शायद एक ही दिन में फेम सारा मिल जाएगा, एक ही दिन में अगर सोशल मीडिया पे अपना वो कोई गाना अपलोड करते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। देखें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इज़्ज़त देने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, ठीक है, शोहरत तो अल्लाह की विरासत है, वो जिसे चाहे दे दे, लेकिन ये कि इंसान जब मेहनत करता है ना और उससे फिर फेम मिलता है तो उससे उसकी कदर भी होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग मेहनत नहीं करते और उन्हें लाइक कम टाइम में फेम मिल जाता है, लेकिन उसकी कदर नहीं होती और उसको बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, और मैं रियाज कितना करना पड़ता है किसी को भी अगर सिंगर बनना है, कैसे मेहनत करनी पड़ती है? आपने किससे सीखा? आप किस तरह से प्रैक्टिस करते रहे या अभी भी कितनी प्रैक्टिस करते हैं? मैं डेली 1-2 घंटे तो लाजमी प्रैक्टिस करता हूँ, और ये कि प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है। कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा वाली बात है। जितना ज़्यादा आप इसको टाइम दोगे उतना ज़्यादा आपका गला जो है वो परफेक्ट होगा। ठीक है, और फ्यूचर के अभी क्या प्लान्स चल रहे हैं? जिस तरह से आपने बताया कि कोलैबोरेशन अक्रॉस द बॉर्डर भी होने जा रही है, उसके अलावा क्या प्लान्स हैं? अभी देखा जाए इंडियन कोलैबोरेशन जिसकी मैं बात कर रहा था, कुंवर विर्क है, इंडियन आर्टिस्ट है,
और उनके साथ एक गाना भी हम शूट करने लगे दुबई में। और आगे बस साथ साथ आपको तो प्रोजेक्ट्स तो चलते ही रहेंगे। ठीक है। और जिस तरह से आजकल हम ट्रेंड देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ड्रामों के गाने हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, वो भी करने का कोई प्लान है? जी OST भी हैं, 1-2 रेडी हैं इंशाल्लाह। मीटिंग्स और बातचीत चल रही है। ठीक है। अब लास्ट में क्या सुनाना चाहेंगे हमें? क्या सुनना चाहेंगे आप? कोई भी गाना आपका जो फेवरेट हो। जो मेरा फेवरेट है, मेरा एक काफ़ी फेवरेट गाना है कैफी खलील है उनका। ज़रूर। बहुत खूब, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया उमैर आवान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और एक और स्टोरी हम आपके साथ शेयर करते चलें। इस वक्त कराची से लंदन का सफ़र महज 1.5 घंटे में तय करने वाला तैयारा इस वक्त तैयार कर लिया गया है और चीन में मुस्तकबिल के एक ऐसे मुसाफिर तैयारे ने कामयाब आजमाइशी उड़ान भी भरी है जो कराची से न्यूयॉर्क का फासला 1.5 से पौने 2 घंटे में तय कर सकेगा। हालिया खबरों के मुताबिक चीन की मारूफ कंपनी बीजिंग ट्रांसपोर्टेशन ने यूनिशेंग नामी एक इनकलाबी तैयारा तैयार किया है जिसकी रफ्तार 3000 मील फी घंटा तक पहुंचने का इम्कान है। और हैरानकुन बात यह है कि यह तैयारा महज 1.5 से पौने 2 घंटे में कराची से न्यूयॉर्क तक का फासला तय कर सकेगा। इस रफ्तार का मुवाजना करें तो यह आवाज़ की रफ्तार से दुगना है और हत्ता के कॉन्कॉर्ड जैसी तेज़ रफ्तार परवाज़ों से भी दुगनी तेज़ है। चीनी तैयारा जिसका हालिया प्रोटोटाइप जो आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, ये कामयाबी के साथ 26 अक्टूबर को उड़ा। दुनिया भर में हवाबाजी की सनत में जोश और वलवले की लहर भी दौड़ चुकी है। इस तैयारे को जदीद तरीन एरोस्पेस डिज़ाइन से बनाया गया है जो कि न सिर्फ इसकी रफ्तार बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा बल्कि इसकी परवाज़ को इंतहाई बुलंदी पर भी बरकरार रखेगा। जोनशेंग तैयारे की खास बात यह है कि यह हेलीकॉप्टर की तरह अमूदी टेक ऑफ और लैंडिंग की सलाहियत भी रखता है और 60,000 फीट की बुलंदी पर भी परवाज़ कर सकता है। मनाजिर भी इस वक्त आप न्यू की स्क्रीन पर देख रहे हैं। कंपनी का मकसद इस तैयारे की कमर्शियल परवाज़ों का आगाज़ 2027 तक करना है जो कि सुपरसोनिक सफरी अहद का आगाज़ साबित हो सकता है। दूसरी जानिब अमेरिका की बूम सुपरसोनिक कंपनी भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। उनका XB-1 नामी तैयारा इस समत में एक और पेशरफ्त है जिसे जुलाई 2024 में फॉर्मूला इंटरनेशनल शो में पेश किया गया। बूम सुपरसोनिक के बानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ब्लैकशुअल का कहना है कि इस वक्त की ज़रूरत सुपरसोनिक रफ्तार को अपनाने की है। उनका मानना है कि बोइंग और एयरबस जैसे बड़े नामों ने तैयारों में तेज़ रफ्तारी के हवाले से अरसे से कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं की है और अब बूम सुपरसोनिक इस मैदान में तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तारीख पर अगर हम नज़र डालें तो माजी में सिर्फ 2 सुपरसोनिक तैयारे तैयार किए गए थे जो सोवियत यूनियन का TUF-144 और बरतानवी फ्रेंच कॉन्कॉर्ड की आखिरी परवाज़ 2003 में हुई थी। अब बूम सुपरसोनिक का ख्वाब यह है कि उनका तैयारा लंदन से न्यूयॉर्क का सफ़र 1300 मील फी घंटा की रफ्तार से सिर्फ 3.5 घंटे में तय कर सकेगा। इन तमाम पेशरफ्त के साथ हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं जहां मुसाफिर तैयारों की रफ्तार में बेपनाह इजाफा भी मुतवक्के है और इसका फ़ायदा न सिर्फ आलमी सफ़र में वक्त की बचत में होगा बल्कि खलाई सयाहत की नई राहें भी खुलेंगी। बीजिंग ट्रांसपोर्टेशन और बूम सुपरसोनिक जैसी कंपनियां इस दौड़ में शामिल हैं और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए सुपरसोनिक सफरी अहद को हकीकत में तब्दील करने के लिए कोशां हैं। ऐसे में सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या ये रफ्तार और जदीद टेक्नोलॉजी इन तैयारों को आम मुसाफिर की दस्तरस में ला सकती है। जैसा कि चीन और अमेरिका की कंपनियां न सिर्फ अपनी रफ्तार बढ़ा रही हैं बल्कि खलाई सयाहत के लिए अखराजात को भी कम करने की कोशिश कर रही हैं और ये तैयारे अगर वाकई कामयाब हो जाते हैं तो फिर मुस्तकबिल करीब में हमें न सिर्फ अपने ख्वाबों को हकीकत बनते देखने का मौका मिलेगा बल्कि जब फ़ज़ाई सफ़र की हम बात करें तो उसको मज़ीद आरामदेह बना देगा, महफूज भी होगा और कम वक्त में तय करने का एक नया अहद भी शुरू हो जाएगा। इस इनकलाब का असर न सिर्फ आलमी तिजारती सफ़र पर होगा बल्कि दुनिया को करीब लाने के ख्वाब को
भी तकवीत मिलेगी। सुपरसोनिक तैयारों के इस दौर का आगाज़ यकीनी तौर पर इंसानी तरक्की के नए संग मील को छू रहा है और ये हमारी हवाबाजी की सनत में एक नए बाब का आगाज़ भी है, जहाँ दुनिया नए नए एक्सपेरिमेंट कर रही है और अपने आप को एक दूसरे से आगे ले जाने की दौड़ में लगे हुए हैं। वहाँ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, जो कि पूरी दुनिया में नंबर 1 एयरलाइन के तौर पर जानी जाती थी 70 की दहाई में, आज हम देख रहे हैं कि उसका एक ऐसा बुरा डाउनफॉल चल रहा है जहां पर इस कंपनी को नीलामी के लिए पेश किया गया है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अब यह कहा जा रहा है कि PIA को नीलाम कर दिया जाएगा, प्राइवेटाइज किया जाएगा इस सेक्टर को, ताकि इसमें कहीं ना किसी तरीके से बेहतरी भी आ सके। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि दुनिया ये कोशिश कर रही है कि जितने सफ़र हैं दुनिया के इर्द गिर्द ममालिक के, उनको किसी ना किसी तरह उस टाइम को कम से कम किया जाए, एडवांसमेंट बढ़ाई जाए। अभी हमने देखा कि कतर एयरवेज़ ने किस तरह से कोलैबोरेट किया एलन मस्क के साथ, उनकी स्टार एयरलिंक जो टेक्नोलॉजी है उसको यूटिलाइज़ करते हुए अब आपको इंटरनेट की जो सहूलत है वो प्रॉपर तरीके से आसमान में भी मिल रही है। तो कहाँ ये वो ममालिक हैं जो पाकिस्तान से सीखते रहे हैं और अब पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन का ये हाल है कि वो इस वक्त ज़बूहाली का शिकार हमें दिखाई देती है। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ है। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।